जय भारत बच्चा लोग। तो हमने लास्ट लेक्चर में ऑर्गन पाइप्स का कुछ एप्लीकेशंस देखा है ना, और अब आज के लेक्चर में हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और साउंड वेव्स का एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम लोग, है ना। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसे हम कहते हैं बीट्स, है ना। बीट्स क्या होता है उसको समझने के पहले ये दो टर्म्स अपने को समझना ज़रूरी है। कोहेरेंट सोर्सेज, है ना, और इनकोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज बेसिकली वो होते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी सेम होता है ना, और इनकोहेरेंट सोर्सेज वो होते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी अनइक्वल होता है। सिंपल, है ना। अगर तुम्हारे पास दो सोर्सेज हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो तुम क्या बोलोगे? वो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। क्लियर? अब मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई 2 पाई। तो अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है तो दोनों का ओमेगा भी सेम होगा, है ना। इसका मतलब दोनों का ओमेगा भी सेम होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? ज़रूर दोनों का ओमेगा अनइक्वल होगा। तो तुम देखो अभी तक हमने जितने भी वेव्स का सुपरपोजिशन पढ़ा है सब में हमने ओमेगा सेम लिया है कि दोनों का ओमेगा सेम है। याद करो ना, क्योंकि जब तुमने पाथ डिफरेंस निकाला था दो वेव्स का तो ओमेगा टी वाले टर्म्स कैंसिल हो जाते थे, है ना। जैसे देखो ध्यान से, अगर मैं y इज इक्वल टू, है ना, a साइन a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई वन, है ना। अगर मान लो मैं एक ऐसा फेज़ लूँ और दूसरा मैं ऐसा लूँ, है ना। लेटर से इसका इनिशियल फेज़ मैं अभी इसका 0 रख रहा हूँ, ठीक है। लेटर से माइनस के इंटू x1, ये तुम्हारा पहला वेव इक्वेशन है, और दूसरा वेव इक्वेशन ऐसा है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, जब तुम इसका पाथ डिफरेंस निकालते थे, हमने पहले भी ये काम कर रखा है ना, जब मैंने तुम्हें पहली बार इंटेंसिटी पढ़ाया था, तो इन दोनों का फेज़ डिफरेंस, तो इसका फेज़ है ओमेगा टी माइनस के एक्स और इसका फेज़ है ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। तो जब तुम दोनों का डेल्टा फाई करते हो, है ना, जब तुम दोनों का डेल्टा फाई करते हो तो दिस फाई माइनस दिस फाई, जब ये दोनों माइनस होते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाती है? k इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन, या फिर इसी को हम k डेल्टा x कहते हैं। ये होता है कोहेरेंट सोर्सेज में, ऐसा, है ना। सोर्सेज कैसे हैं ये? कोहेरेंट सोर्सेज में। क्यों हुआ ऐसा कोहेरेंट सोर्सेज में? क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम था। अगर लेकिन दोनों का ओमेगा डिफरेंट होता तो क्या होता, है ना। अगर दोनों का ओमेगा डिफरेंट होता तो क्या होता बताओ? अगर मैंने y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 1t माइनस के x1 कर दिया और y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा 2t माइनस के x2 कर दिया, तो इन दोनों का जो डेल्टा फाई आएगा ये क्या आएगा? ये आएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस k इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन। ये आएगा इन दोनों का फेज डिफरेंस। क्लियर? तो यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा टर्म और आ गया। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं फेज डिफरेंस ऑफ इनकोहेरेंट सोर्सेज, है ना। ये किसका फेज डिफरेंस हो जाएगा? इनकोहेरेंट सोर्सेज का। तो बीट कब जनरेट होता है? बीट तब जनरेट होता है ना। बीट क्या होता है ना, तुमने सुना होगा म्यूजिक में ये टर्म बहुत यूज होता है ना कि बीट्स है। तुम भी नॉर्मल लैंग्वेज में इसको यूज भी करते होगे कि बीट्स हैं, है ना, बीट्स। बट तुम्हें एक्चुअल में बीट्स का मीनिंग क्या होता है वो हम अब पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो बीट्स कब जनरेट होता है? जब सुपरपोजिशन होता है दो वेव्स का जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो। क्लियर सभी को? इस चीज़ को लिखो, है ना। ये तो तुम्हारा कैलकुलेशन हो गया तुम्हारे सामने, इसको तुम्हें नोट करना ही है। साथ में तुम्हें क्या लिखना है? बीट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन टू वेव्स सुपरपोज, टू और मोर वेव्स, है ना, टू से ज़्यादा भी कर सकते हैं। बीट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन टू और मोर वेव्स सुपरपोज विच आर हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, विच आर हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। क्लियर? तो बीट्स जनरेट होता है। क्लियर? अब कितने बीट्स जनरेट होते हैं? हमारे लिए हमें पूरी अपनी थ्योरी में जो चीज़ पढ़नी है वो पढ़ना है नंबर ऑफ बीट्स। तो आओ हम लोग नंबर ऑफ बीट्स का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। क्लियर? नंबर ऑफ बीट्स, देखो ध्यान से, तुमने अभी अभी डेल्टा फाई देखा क्या होता है?
डेल्टा फाई तुमने देखा होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस के इंटू x2 माइनस x1, ठीक है। तो मैं इसका एक स्पेशल केस कंसिडर कर रहा हूँ, है ना। लेट x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0, मतलब एट ऑरिजिन पे मैं देख रहा हूँ इसको, क्लियर है ना। x1 x2 क्या थे, जो डिस्टेंस, इस फॉर्मूले में के x1 और x2 क्या होते हैं, जो डिस्टेंस है ना एक वेव ट्रैवल करता है वो x1 है, और जो डिस्टेंस दूसरा वेव ट्रैवल करता है वो x2 है ना। ये थ्योरी मैंने तुम्हें कहाँ पढ़ाई थी, याद करो। मैंने ऐसे S1 S2 दो सोर्स बनाए थे और इस पॉइंट तक कैसे दो वेव पहुँचाए थे, और मैंने तुम्हें क्या बोला था, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये x1 है और ये x2 है, और फिर मैंने यहाँ पे सुपरपोजिशन का इक्वेशन लिखा था। क्लियर सभी को, मैं वही चीज़ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ना। तो मैंने x1 x2 एट ऑरिजिन में इसको स्टडी कर रहा हूँ, मतलब मेरा जो डेल्टा फाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, जस्ट, है ना। x1 और x2 दोनों ज़ीरो हो गए, क्लियर। अब देखो ध्यान से, फॉर मैक्सिमा डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होती है, मुझे बोलो। क्या ज़ीरो पे मुझे डेल्टा फाई, जब डेल्टा फाई ज़ीरो होगा तो मुझे मैक्सिमा मिलता है ना, या फिर मुझे जनरल फॉर्मूला लिखना चाहिए 2n पाई। याद करो, हमने ये प्रूव किया है ना पहले कि जब दो वेव सुपरपोज करते हैं तो मैक्सिमा कब बनता है, जब फेज डिफरेंस 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल हो, है ना। 2n पाई मतलब 2, n की वैल्यू 0 तो 0, n की वैल्यू 1, 2 पाई, n की वैल्यू 2 तो 4 पाई, मतलब 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इतना फेज डिफरेंस अगर दो वेव्स के बीच में होगा तो मैक्सिमा बनेगा। इस पॉइंट पर अगर तुम्हें ये बात याद नहीं है तो प्लीज़ उस नोट्स को ओपन करके देखो, मैंने तुमको बताया था इंटेंसिटी वाले सारे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर। आओ, इसका मतलब फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, है ना। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, फॉर फर्स्ट मैक्सिमा मुझे बताओ डेल्टा फाई कितना मिलेगा, 0। इसका मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 0, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब, और या फिर हम क्या कह सकते हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू 0 हो सकता है क्या, नहीं। हमने तो पूरा कैलकुलेशन ही इसी बेसिस पे किया है कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब ज़रूर कौन 0 होगा, इसका मतलब ज़रूर t 0 होगा। मतलब तुम्हें पहली बार मैक्सिमा तब सुनाई देगा जब टाइम t इक्वल टू 0 हो, क्लियर सभी को। फिर फॉर सेकेंड मैक्सिमा, ध्यान से देखो, है ना, इस कैलकुलेशन को, डेल्टा फाई कितना होना चाहिए बताओ, n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 2 पाई, मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इंटू टी। मुझे तो मैं ओमेगा 2 को 2 पाई f2 लिख सकता हूँ और ओमेगा 1 को 2 पाई f1, है ना। क्यों, क्योंकि f क्या होता है, f क्या होता है, f होता है ओमेगा बाई 2 पाई, तो ओमेगा 2 पाई इंटू f हो गया ना, इंटू टी इज इक्वल टू 0, क्लियर सभी को। तो सॉरी, इज इक्वल टू 0 नहीं, इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 2 पाई, इक्वल टू 2 पाई। अब यहाँ से 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो तुम ध्यान से देखो t इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 बाई f2 माइनस f1, है ना। f2 माइनस f1 इधर से कॉमन आ जाएगा और इसमें से 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे बोथ साइड से। फॉर थर्ड मैक्सिमा आ जाओ, डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई, ओमेगा 2 कितना होगा, 2 पाई f2, ओमेगा 1 होगा 2 पाई f1 इंटू टी, और फेज डिफरेंस कितना, 4 पाई। तो यहाँ से अब तुम t कैलकुलेट करोगे तो तुम देखोगे 2 पाई कॉमन होकर के इधर क्या आ गया, इस पॉइंट पे 2 आ गया, और नीचे f2 माइनस f1, मतलब 2 बाई f2 माइनस f1, क्लियर। तो तुम्हें पहला मैक्सिमा सुनाई देगा t इक्वल टू 0 पे, दूसरा सुनाई देगा t इक्वल टू 1 बाई f2 माइनस f1 पे, और तीसरा सुनाई देगा t इज इक्वल टू 2 बाई f2 माइनस f1 पे। तो ये मेरे लिए अब इंपॉर्टेंट टाइम्स हो गए। ये वो टाइम्स हैं जब मुझे क्या सुनाई दे रहा है, जब मुझे मैक्सिमा सुनाई दे रहा है, क्लियर सभी को। तो मुझे बताओ, अब मैं बस उन तीनों टाइम को ध्यान से देखता हूँ और मुझे बताओ टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड मैक्सिमा कितना हुआ, मतलब एक से दूसरे मैक्सिमा के बीच में कितना टाइम पार हुआ है। ये सेकेंड मैक्सिमा का टाइम है, ये फर्स्ट मैक्सिमा का टाइम है, दोनों को माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 बाई f2 माइनस f1। फिर टाइम इंटरवल बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड मैक्सिमा, बोलो सेकेंड और थर्ड का कितना है, थर्ड मैक्सिमा कब सुनाई दिया है,
2/f2 माइनस f1 पे, सेकंड कब सुनाई दिया था 1/f2 माइनस f1 पे, तो ये वैल्यू भी क्या आई 1/f2 माइनस f1 आई। अब मुझे बताओ अगर मैं थर्ड और फोर्थ निकालूंगा तो भी यही वैल्यू आएगी ना, क्यों? क्योंकि फोर्थ मैक्सिमा कब सुनाई देगा मुझे 3/f2 माइनस f1 पे, तो 3/f2 माइनस f1 माइनस 2/f2 माइनस f1 कितना होगा 1/f2 माइनस f1। दैट मीन्स टाइम इंटरवल बिटवीन टू मैक्सिमा हर बार इतना ही है। क्लियर? टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू मैक्सिमा है ना, टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू मैक्सिमा इज 1/f2 माइनस f1। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं है ना कि दो मैक्सिमा के बीच में 0.2 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल, लेट अस अज्यूम है ना, दो मैक्सिमा के बीच में 0.2 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल है, तो एक सेकेंड में हमें कितने मैक्सिमा सुनाई देंगे? 5 बोलोगे ना तुम, है ना, और वो सही भी है, क्योंकि अगर मुझे पहला मैक्सिमा 0.2 पे सुनाई दिया, लेट अस से मैं t = 0 को छोड़ रहा हूँ, अगर पहला मुझे 0.2 पे सुनाई देगा तो दूसरा 0.4 पे सुनाई देगा, तीसरा 0.6 पे, चौथा 0.8 पे और पांचवा 1 पे। तो अगर दो मैक्सिमा के बीच में 0.2 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल है तो मुझे एक सेकेंड में 5 मैक्सिमा सुनाई देंगे। ये तुमने माइंड में कैसे कैलकुलेट किया? तुमने 1/0.2 कर दिया ना, यही किया ना तुमने। तो जब टाइम इंटरवल बिटवीन टू मैक्सिमा 0.2 था तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा इन 1 सेकेंड क्या किया तुमने 1/0.2, 5 आ गया। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे जनरल फॉर्मूला बनाऊं टोटल मैक्सिमा इन 1 सेकेंड है ना, या फिर जस्ट मैं ये लिखूं कि नंबर ऑफ मैक्सिमा इन 1 सेकेंड, कि कितना हो जाएगा इन 1 सेकेंड। तो ये 1/1/f2 माइनस f1 होगा ना, मतलब कितना f2 माइनस f1, मतलब मुझे एक सेकेंड में f2 माइनस f1 मैक्सिमा सुनाई देंगे, है ना। अगर मेरे दो वेव सुपरपोज कर रहे हैं, एक की फ्रीक्वेंसी f1 है और दूसरे की f2 है, तो क्या होगा, तुम्हें कंटिन्यूअसली ना ऐसे मैक्सिमम मिनिमम सुनाई देगा। तो अचानक से एक मैक्सिमा सुनाई देगा, फिर आवाज़ कम हो जाएगी, फिर मैक्सिमा सुनाई देगा, फिर आवाज़ कम हो जाएगी। क्लियर? इसको हम कहते हैं वैक्सिंग एंड वेनिंग, है ना। ध्यान से देखो क्या कहते हैं, वैक्सिंग एंड वेनिंग। तो वैक्सिंग का मतलब होता है मैक्सिमा सुनाई देना और वेनिंग का मतलब होता है मिनिमा सुनाई देना। क्लियर? मैं अभी क्या बात कर रहा हूं, कितने मैक्सिमा है एक सेकंड में। तो अगर मान लो तुम्हारे पास दो ट्यूनिंग फोर्क है, एक की फ्रीक्वेंसी 498 हर्ट्ज है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, तो तुम्हें कितने मैक्सिमा सुनाई देंगे एक सेकंड में? 2, 500 माइनस 498। क्लियर सभी को? और इसी चीज़ को, है ना, इसी चीज़ को हम कहते हैं नंबर ऑफ बीट्स। क्लियर? प्रति सेकंड जितने मैक्सिमा तुम्हें सुनाई देंगे उसको नंबर ऑफ बीट्स बोला जाता है। तुम्हें हमेशा इसको मैग्नीट्यूड में लेना है ना, हमेशा मैग्नीट्यूड में रखना है इसको, मतलब पॉजिटिव। 498 माइनस 500 नहीं करना, 500 माइनस 498, वो ऑब्वियस सी बात है। क्लियर? क्योंकि तुम नंबर ऑफ बीट्स निकाल रहे हो, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, नंबर पॉजिटिव है। क्लियर? कितने बीट्स सुनाई दिए? 2, माइनस 2 बीट्स नहीं सुनाई देंगे, 2 सुनाई देंगे। 498 500, 2 और ट्यूनिंग फोर्क ले लो, एक की फ्रीक्वेंसी 97 हर्ट्ज है, दूसरे की 100 है, कितने बीट्स सुनाई देंगे? 3, खत्म। तो मैंने नंबर ऑफ बीट्स का फॉर्मूला ड्राइव किया और यहाँ से ये जो मैंने कैलकुलेशन किया इससे तुम्हें बीट्स का डेफिनेशन भी मिला। नंबर ऑफ मैक्सिमा हर्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड बीट्स। क्लियर? नंबर ऑफ मैक्सिमा हर्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड बीट्स। समझ आ गई बात? तो पर सेकेंड में हम जितने नंबर ऑफ मैक्सिमा सुन सकते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको बीट्स बोला जाता है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को भी लिख लेना। क्लियर? तो जब दो साउंड की फ्रीक्वेंसी बजती है ना एक साथ, तो मैक्सिमा मिनिमा ऐसे, है ना, जोर आवाज़ तो मैक्सिमा ऐसे, इसको वैक्सिंग एंड वेनिंग कहते हैं। तो जितने मैक्सिमा तुमने एक सेकंड में सुने, ये कब सुनाई देगा? जब दो साउंड एक साथ फ्रीक्वेंसी बजेगी तब, है ना। दो ट्यूनिंग फोर्क आपस में लाओगे तो ऐसे साउंड तुम्हें सुनाई देंगे। तो जितने मैक्सिमा प्रति सेकंड सुनाई दे रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? नंबर ऑफ बीट्स। सिंपल बेसिक सा बच्चे वाला फॉर्मूला है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, दोनों को माइनस कर दो, नंबर ऑफ बीट्स मिल जाएगा। क्लियर? एक इसमें थियोरेटिकल पॉइंट है कि नंबर ऑफ बीट्स हमारा जो ह्यूमन ईयर है
वो 5 या 10 से ज़्यादा नहीं सुन सकता, है ना। हमारा जो ईयर, क्यों, क्योंकि एक बीट जब तुम सुनोगे वो तुम्हारा ईयर क्या करेगा, तुम्हारे ब्रेन तक सिग्नल भेजेगा, तो तुम्हें पता चलेगा हाँ मैंने एक बीट सुन लिया। बट अगर मैं बहुत फास्ट बीट्स बजने लगे तो क्या होगा, जब तक मैं कान से सिग्नल ब्रेन तक गया तब तक मैं दूसरा बीट आ जाएगा, तो कान सिग्नल नहीं पहुंचा पाएगा, तो ब्रेन को नहीं पता चलेगा कितने बीट्स बजे। समझ आया सभी को। इसलिए जो नंबर ऑफ बीट्स हम सुन सकते हैं ना वो बहुत स्मॉल है। इसलिए तुम देखना इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हर बार जो बीट फ्रीक्वेंसी है ना, नंबर ऑफ बीट्स, और इसी को हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। क्लियर। बीट फ्रीक्वेंसी क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि तुमने नंबर ऑफ मैक्सिमा इन 1 सेकेंड बोले, है ना। तो नंबर ऑफ बीट्स, ये पूरी बात मैंने नहीं लिखी यहाँ पे, मुझे पूरा लिखना चाहिए। ये नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। क्लियर। ये नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड है, इसलिए इसको बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। ये 1 सेकेंड में कितने बीट्स, तो दोनों को माइनस कर दो, तो देखा जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें नंबर ऑफ बीट्स या बीट फ्रीक्वेंसी 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही होगा। क्लियर सभी को। क्यों, क्योंकि हमारे ह्यूमन ईयर से ब्रेन तक जो सिग्नल जाता है उसको कुछ टाइम लगता है ना। तो अगर मैं ऐसे फॉर एग्जांपल तुम्हें बोलूँ कि मैं यहाँ पे ऐसे, तो इसमें दिखा जाएगा लेटेस्ट से मैं ऐसे, तुम्हें धीरे धीरे शायद साउंड सुनाई दे रहा होगा, बट अगर फास्ट करने लगूँ तो तुम शायद काउंट नहीं कर पाओगे कि कितनी बार मैंने हाथ को बोर्ड पे मारा। तुम क्यों काउंट नहीं कर पाए, क्योंकि ईयर से सिग्नल जाने में टाइम लगता है। समझ आई बात। अभी ये चीज़ इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये वैक्सिंग, वेनिंग, मैक्सिमा, मिनिमा की कहानी हो गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या, कि बीट्स बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का। क्लियर। और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आज हम डिस्कस करेंगे। आ जाओ। इसमें एक वर्ड है फाइलिंग और वैक्सिंग। यहाँ पे देखो मैंने वैक्सिंग एंड वेनिंग लिखा, तो यहाँ जो वैक्सिंग का मतलब है ना ये कुछ और है। जब वैक्सिंग एंड वेनिंग लिखा हो मतलब वैक्सिंग में मैक्सिमम बन रहा है, वेनिंग में मिनिमम बन रहा है। यहाँ जो फाइलिंग और वैक्सिंग है ये मीनिंग वही है जो तुम पहले से जानते हो। वैक्सिंग और फाइलिंग, फाइलिंग क्या करता है ना, फाइलिंग का मतलब होता है, मैं तुम्हें मीनिंग जस्ट बताऊंगा और इसमें तुम्हें लिखना क्या है वो तुम खुद से लिखना। फाइलिंग मतलब क्या होता है, जैसे अगर मुझे इस पेन की फाइलिंग करनी है तो मैं इसके ऊपर से थोड़ा छिल दूंगा, जैसे तुम पेंसिल छिलते हो ना शार्पनर से, तो तुम अपने पेंसिल की फाइलिंग कर रहे हो। तो फाइलिंग क्या करता है, ये मास को रिड्यूस करता है ना। फाइलिंग क्या करता है, मास को रिड्यूस करता है, जिससे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है। जैसे अगर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, देखो इसको मैं वाइब्रेट करा रहा हूँ ना, ये किसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, मतलब 1 सेकंड में कुछ ऑसिलेशन कर रहा होगा। अगर इसका मास कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये थोड़ा फास्ट ऑसिलेशन करेगा ना। समझ आई बात। जो हल्का होगा वो ज़्यादा फास्ट ऑसिलेशन करेगा। क्लियर। ऐसे तुम इसको लॉजिकली सोचो, है ना। तो फाइलिंग करने से फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है, याद रखना। वैक्सिंग का मतलब क्या है कि तुमने इसके ऊपर वैक्स गिराया ना, वैक्स मोमबत्ती होती है ना, वैक्सिंग। तो वैक्स तुमने इसके ऊपर टपका दिया है ना पानी में, तुम कैंडल तुमने जलाया, कैंडल में जो वैक्स होता है ये वैक्सिंग का मतलब वही है। क्लियर। तो वैक्स तुमने इसके ऊपर डाला है ना, तो इसके ऊपर जब वैक्स आ गया तो इसका मास क्या हो जाएगा, इसका मास बढ़ जाएगा। क्लियर। तो अब ये इसके ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे तुम सोचो, ठीक है। तो वैक्सिंग क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करता है। बस इतना सा पॉइंट तुम्हें याद रखना है। किसी भी ऑब्जेक्ट का तुम फाइलिंग कर दोगे तो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, वैक्सिंग कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। याद रहेगा ये पॉइंट। एप्लीकेशन देख लो, ध्यान से सुनना बिल्कुल मैं क्या क्या कह रहा हूँ। एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। ये भाई क्या करता है, ये 5 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस करता है किसी दूसरे ट्यूनिंग फोर्क को फ्रीक्वेंसी f। क्लियर। इसका मतलब जो दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है वो 495 हर्ट्ज का होगा, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो 505 हर्ट्ज का भी हो। समझ आई बात। तो एक मेरा ट्यूनिंग फोर्क कितने का है, एक ट्यूनिंग फोर्क है मेरा 500 हर्ट्ज का, तो मैं इसको ना यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ नीचे, ठीक है ना, इसके नीचे लिखता हूँ मैं 500, और दूसरा मान लेते हैं 505 का है। बट ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, एक दूसरा केस भी पॉसिबल है, क्या है ना। 505 वाला कौन सा होगा, F जो अननोन है ना। एक दूसरा केस भी पॉसिबल है, हो सकता है कि जो दूसरा वाला हो वो कितने का हो, वो 495 का हो सकता है ना।
ये दोनों आंसर पॉसिबल है। अब मुझे ये पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है, कि 495 सही है या 505 सही है ना। तुम्हें फाइंड एफ करना है इस क्वेश्चन में। उसके लिए ना एक दूसरी लाइन लिखी होती है क्वेश्चन के। क्लियर? ध्यान से देखो, मैं फिर से सब कुछ रिपीट कर रहा हूँ। मेरे पास एक 500 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी वैल्यू मुझे पहले से पता है। क्लियर? वो 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, बीट फ्रीक्वेंसी, किसके साथ? 5 बीट्स पर सेकंड, किसी दूसरे ट्यूनिंग फोर्स एफ के साथ। तो उस एफ की वैल्यू 505 भी हो सकती है, 495 भी हो सकती है। अब दोनों में से कौन सा आंसर सही है वो पता करने के लिए नेक्स्ट लाइन लिखा होता है। नेक्स्ट लाइन में उसने क्या लिखा कि जब 500 हर्ट्ज की फाइलिंग हो गई तो नया बीट फ्रीक्वेंसी 8 हो गया। जब 500 हर्ट्ज की फाइलिंग हो गई तो नया बीट फ्रीक्वेंसी 8 हो गया। इसका मतलब जब 500 को तुम फाइलिंग करोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी 500 से डाउन आएगी ना, 500 से डाउन आएगी। अब इन दोनों आंसर को एक एक बार मानो कि करेक्ट है। लेट ऐसे मैं पहले बोल रहा हूँ कि 495 करेक्ट है, ठीक है। तो मैंने 500 वाले की फाइलिंग की तो ये 500 से डाउन आएगा। अब मुझे बता, जब ये 500 से डाउन आएगा, इसकी तो इसके साथ तुमने कुछ भी नहीं किया, याद रखना ये 495 ही है, फाइलिंग मैंने इसकी की है। क्वेश्चन में ये टर्म पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि तुमने फाइलिंग किसकी की है, समझ आया? तो मैंने फाइलिंग किसकी की? 500 की। तो अगर मैं इसकी फाइलिंग करूँगा, अच्छा नहीं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, है ना। फाइलिंग करने से फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बढ़ता है ना। तो मान लेते हैं कि मैं इस आंसर को सही मान रहा हूँ, 495 वाले को। दोनों को एक एक करके तुम देख सकते हो, दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। लेट से मैं पहले 505 चेक करता हूँ, देखते हैं 505 सही है कि नहीं है। तो मैं जब 500 की फाइलिंग करूँगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो मुझे बताओ 500 से वो किधर जाएगा, है ना। ये इंक्रीज़ करेगा ना, तो यहाँ पे एरो मार लो कि ये इंक्रीज़ करने वाला है। तो 500 1 2 3 जाएगा ना। अब मुझे बताओ, फाइलिंग से जो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ना वो 1-2 हर्ट्ज ही बढ़ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। क्लियर? तो अगर तुम इसको ऊपर पढ़ोगे, क्लियर, तो ये 500 1 2 जाएगा। तो मुझे बताओ, तो अब एफ और ये जो नई फ्रीक्वेंसी इसकी आएगी उसका बीट फ्रीक्वेंसी 5 से कम होएगा कि बढ़ेगा? 5 से कम हो जाएगा ना। ये तो 505 ही रहेगा क्योंकि तुमने फाइलिंग इसकी की है। ये 501 502 जाएगा तो बीट फ्रीक्वेंसी कम होने लगेगा ना। बट क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में तो लिखा है कि बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, 5 से 8 हुआ है। इसका मतलब ये आंसर रॉन्ग है और ये आंसर सही है, तुम अपने आप मान लो। क्लियर सभी को ये चीज़? और देखो यहाँ पे मैच कर रहा होगा। कैसे? मैंने 500 की फाइलिंग की तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, 501 502 503। तो बताओ इन दोनों के बीच का बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? नया, है ना। फ्रीक्वेंसी इसका बढ़ने वाला है। तो 501 502 और ये 495 ही है। अब डिफरेंस निकालो दोनों का, तो बताओ बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है ना। जब ये 501 होगा तो बीट फ्रीक्वेंसी 6 हो जाएगी, 502 होगा तो 7 हो जाएगा, 503 होगा तो 8 हो जाएगा। मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। तो एक के साथ मैच करके देखो, सही आ रहा है तो वो करेक्ट है, अगर वो सही नहीं बैठा तो ये करेक्ट है। क्लियर? तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें को सॉल्व करना है ना। ये तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। मुझे इसमें लिखाने का कुछ भी नहीं है, तुम्हें बस फिर से सुनना है मैंने क्या बोला और समझना है कि क्या करेक्ट आंसर। दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ एफ। क्लियर? दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रैक्टिस कर तो अपने आप पता चलेगा। एक ट्यूनिंग फोर्क है मेरे पास 100 हर्ट्ज का, वो 5 बीट्स पर सेकेंड निकाल रहा है एफ के साथ। चलो, तो मैं एक 5 बीट्स पर सेकेंड है और 100 हर्ट्ज है, तो दो आंसर पॉसिबल है। एक आंसर पॉसिबल है 105 और दूसरा आंसर पॉसिबल है 95 एफ का, है ना। एफ के दो आंसर्स पॉसिबल है। अब दोनों में से कौन सही है देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? इफ एफ हर्ट्ज इज नाउ फाइल्ड। अब फाइलिंग एफ की हुई है, ध्यान रखो, तो एक एक करके चेक करते हैं। फाइलिंग एफ की हुई तो एफ की फाइलिंग होगी तो ये तो भाई बढ़ेगा, 105 से 106 107, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बढ़ेगा। क्या क्वेश्चन में वो दिया है? नहीं, बोल रहा नया बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है। दैट मीन्स दिस इज माई करेक्ट आंसर। खत्म। दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू 95 हर्ट्ज। क्लियर सभी को ये? फिर से अगर मैं इसको चेक करता पहले तो क्या होता बताओ। मैंने फाइलिंग की एफ हर्ट्ज की तो 95 से बढ़ता ही है, 95 96 97। तो बताओ 100 और 96 97 के बीच का जो डिफरेंस होता अब वो 5 से कम होता कि ज़्यादा? कम होता। और क्वेश्चन में भी वो कम होता हुआ दिखाया है। दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? खत्म क्वेश्चन। आओ एक और करते हैं। एक ट्यूनिंग फोर्क है 100 हर्ट्ज, वो 5 बीट पर सेकेंड क्रिएट करता है ना, दूसरे के साथ। देखो ध्यान से, 5 बीट पर सेकेंड जो नोन है वो 100 है, तो अननोन वाला क्या हो सकता है? 105 हो सकता है ना। एफ की वैल्यू 105 हो सकती है।
या फिर एफ की वैल्यू 95 हो सकती है। अब दोनों में से कौन सही है? सम वैक्स इज ड्रॉप ऑन एफ हर्ट्ज। अब मैंने एफ पे वैक्स ड्रॉप किया है ना, तो मैंने एफ पे वैक्स ड्रॉप किया, मुझे अगर मैं इसमें वैक्स गिराऊंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी ना। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो 105 से 104 103, तो इन दोनों के बीच का बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 5 से रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में भी वही बात लिखा है, दैट मीन्स दिस इज माई करेक्ट आंसर, है ना। जबकि इधर अगर तुम मान लो पहले तुमने इधर चेक किया होता तुम्हें पता चल जाता रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसकी तुम वैक्सिंग करोगे तो इसकी वैल्यू भी डाउन होगी। बोलो वैल्यू डाउन होगी 95 से कितना? 94 93, तो 100 और उसके बीच में डिफरेंस क्या होता जाता? बढ़ता जाता है। जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा है? नया बिट फ्रीक्वेंसी कम हो गया, दैट मीन्स वो करेक्ट आंसर 105। क्लियर सभी को? खत्म क्वेश्चन। दोबारा सुनने की जरूरत पड़ रही है दोबारा सुनो, बट ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ प्रोड्यूसेस 5 बीट्स पर सेकेंड विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर ए बी, है ना। ये वायर हमारा ए बी है, ध्यान से देखो, ये पॉइंट ए है वायर का और ये पॉइंट बी है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। जो मेरा ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, एफ की वैल्यू नहीं पता, देखो लास्ट में उसने एफ निकालने बोला। वो क्या बोल रहा है कि वो जो एफ फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क है वो इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ 5 बीट्स पर सेकेंड बना रहा है। मतलब इस बार जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वो ट्यूनिंग फोर्क की है, बट इसका तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो यहाँ से मुझे अपनी नॉन फ्रीक्वेंसी मिलेगी। मुझे बताओ इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तुम्हें याद है? मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ। तो मैं कैसे सोचना शुरू करता हूँ? ये है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड का बेसिक डिज़ाइन ऐसा बनता था और ये ऑल हार्मोनिक्स क्रिएट करता था, है ना। क्या ये ऑल हार्मोनिक्स क्रिएट करता था? यस, ये ऑल हार्मोनिक्स क्रिएट करता था, है ना। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू क्या आता था? λ/2, है ना। तो ये 2L आता था लैम्डा इसका, तो V/2L, 2V/2L, 3V/2L, जिसमें V/4L आ जाता था वो करता था ऑड हार्मोनिक्स, है ना। V/4L, 3V/4L, तो वो स्ट्रिंग ओपन एट वन एंड था। क्लियर? ये क्या है? स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, तो ये ऑल हार्मोनिक्स क्रिएट करता है। अच्छा मुझे बताओ, जो गिटार है तुम्हारा, क्या वो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स है? यस, है ना। तो जो गिटार में तुम्हारा साउंड बजता है ना अलग अलग, वो इसी के हार्मोनिक्स बजते हैं। इसीलिए जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंग से बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ हैंड से। गिटार हो गया, सितार हो गया, कोई सा भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हो, बोथ हैंड फिक्स। क्यों? क्योंकि ऑल सारे हार्मोनिक उसको क्रिएट करना है। उसी तरीके से ऑर्गन पाइप कैसे बनाया जाता है? ओपन वाले से, क्योंकि ओपन वाला सारे हार्मोनिक क्रिएट करता है। अब इससे तुम्हें याद रहेगा, बांसुरी ओपन ऑर्गन पाइप, गिटार स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ हैंड, इसलिए दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं। समझ आई बात? अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, है ना। तो ये तुम्हारा जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी बताओ कितना होता है? V/2L, है ना। तो F0 इज इक्वल टू V/2L, मतलब 1/2L √T/μ। तो मुझे तो कितना आएगा इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? लेंथ दिया है 1 मीटर, तो 1/2। टेंशन कितना होगा वायर में? 100। मास पर यूनिट लेंथ 0.01, तो ये 10,000 हो जाएगा। 10,000 का रूट कितना आएगा? 100, 100/2 50। मतलब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। इस 50 हर्ट्ज़ के साथ जो मेरा ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं पता है, वो 5 बीट्स पर सेकंड क्रिएट कर रहा है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने पुराने वाले प्रोसेस में। बोलो 5 बीट्स पर सेकंड है, वो 50 के साथ क्रिएट कर रहा है। 2 पॉसिबल आंसर है, एक 55 हो सकता है या फिर दूसरा क्या हो सकता है? 45। अब दोनों में से कौन सा सही है? आओ देखते हैं। ये F है ना, ये F है जो अननोन है। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इफ़ लोड इज इंक्रीज्ड, मतलब ये लोड है मेरा, है ना। अगर इसको मैंने बढ़ा दिया तो नया बिट फ्रीक्वेंसी उसने दिया। अब मुझे बताओ इसको बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? मतलब टेंशन को बढ़ाना, और टेंशन बढ़ाने से जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर जाएगा ना, क्योंकि देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है ना। वो कैसा है? वो ऊपर है न्यूमरेटर में, तो टेंशन बढ़ाने से ये F0 जो 50 है वो बढ़ेगा। इसका मतलब मुझे मालूम पड़ा कि मैंने 50 को बढ़ाया, मतलब जो वैक्सिंग करके हम पहले करते थे वो काम यहाँ पे क्या किया जा रहा है? लोड बढ़ा के। क्लियर सभी को? तो 50 बढ़ा। अब मान लेते हैं कि ये मेरा सही आंसर है, तो 50 अगर बढ़ेगा तो एक 51 52 पे जाएगा। तो बताओ इससे इसका डिफरेंस क्या होता जाएगा? कम। जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा है? डिफरेंस बढ़ना चाहिए। दैट मीन्स दिस इज माई करेक्ट आंसर। ये है मेरी ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी। देख लो, अगर मैं इसमें लोड बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू 50 से बढ़ेगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 51 52 53 होगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 45 और 51 52 53 वो बढ़ता जाएगा।
और क्वेश्चन में वही दिया है, तो दिस इज़ योर आंसर। अननोन फ्रीक्वेंसी इज 45 हर्ट्स, तुम्हारा ट्यूनिंग फोर्क 45 हर्ट्स का था। शानदार क्वेश्चन है ना, बट सॉल्यूशन बिल्कुल छोटा सा। ये क्वेश्चन है वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग और बीट्स मिला हुआ है ना। आओ अब करते हैं ऑर्गन पाइप और बीट्स मिला हुआ। ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी f 5 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूसेस 5 बीट्स पर सेकेंड विथ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ रेजोनेंस कॉलम शोन इन फिगर। इसका फर्स्ट ओवरटोन मुझे बताओ, रेजोनेंस कॉलम क्या होता है? रेजोनेंस कॉलम होता है पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, उसका फर्स्ट ओवरटोन। तो क्लोज्ड एट वन एंड क्या है? वो बांसुरी वाला नहीं है, वो फालतू वाला है, वो सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स क्रिएट करता है। तो फंडामेंटल हार्मोनिक होता था उसका V/4L और फर्स्ट ओवरटोन होता था 3V/4L। इसका मतलब 3V/4L मेरा इसका फर्स्ट ओवरटोन है। क्लियर सभी को? और इसकी वैल्यू कितनी है? आओ कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 × 300/4 × L कितना? 5। तो 900/20 90/2 45 45 हर्ट्स। दैट मीन्स इसका जो फर्स्ट ओवरटोन है वो 45 हर्ट्स है, और इसके साथ जो मेरा ट्यूनिंग फोर्क है वो 5 बीट पर सेकेंड क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब मेरे दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, है ना। एक हो सकता है 50 और दूसरा हो सकता है 45, सॉरी 40 है ना, सॉरी 40। दोनों में से कौन सही है? वो क्या कह रहा है? ट्यूनिंग फोर्क इज फाइल्ड, एफ ट्यूनिंग फोर्क को फाइल किया गया, तो इसकी फाइलिंग हुई। मुझे बताओ, अगर मैं मान लेते हैं कि ये आंसर सही है, इसकी फाइलिंग हुई, तो ये क्या होगा? ये 50 से बढ़ेगा, तो ये 51 52 53 जाएगा। तो इससे इसकी दूरी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है ना। और क्वेश्चन में भी लिखा है कि 5 से 8 हो गया, मतलब ये मेरा करेक्ट आंसर है। एफ की वैल्यू 50 हर्ट्स इज द करेक्ट आंसर। क्लियर सभी को ये चीज़? तो ये हमारा आंसर आ गया। देख लो अच्छे से क्वेश्चन को, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं ये, और ऑर्गन पाइप और इसका बीट्स का कंबाइंड क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए बीट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन दूसरे टॉपिक से वो कंबाइन करके पूछ सकता है ना। ये हमारा आंसर आ गया। देख लो अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है जो मैं तुम्हें बताऊंगा, है ना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 से ज़्यादा ट्यूनिंग फोर्क को एक साथ बजाया जाता है। 2 से ज़्यादा ट्यूनिंग फोर्क को एक साथ बजाया जाता है। तो देखो यहाँ पे ना, मेरे पास 3 सोर्सेज है फ्रीक्वेंसी 100, 102 एंड 99 का। तीनों को मैंने एक साथ बजाया, तो कितनी बीट फ्रीक्वेंसी मुझे सुनाई देगी? क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का? ध्यान से देखो, मैं एक एग्जाम्पल और करूँगा, तुम्हें बात बिल्कुल पक्के पकड़ में आ जाएगी। तुम क्या करोगे? तुम इनके कॉम्बिनेशन बनाओगे। बोलो 100 और 102 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, 100 और 99 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, और एक 102 और 99 का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। मुझे बताओ इन दोनों में कितनी बीट्स फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी तुम्हें? इसमें 2 सुनाई देगा, इसमें 1 सुनाई देगा, इसमें 3 सुनाई देगा। अब तुम क्या करोगे? 1 सेकेंड को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है। तो 1 सेकेंड को यदि मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, ऊपर क्यों 2 पार्ट में कर रहा हूं? क्योंकि इनका बीट 2 आया, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे पहला बीट हाफ पे सुनाई देगा और दूसरा 1 पे सुनाई देगा। ये 1 सेकेंड को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो हाफ और 1 आएगा ना। याद रखना 1 सेकेंड को ही डिवाइड करना है हर बार, है ना। 1 सेकेंड को क्यों करना है? क्योंकि मैं ना बीट फ्रीक्वेंसी निकालना चाह रहा हूँ, मतलब प्रति सेकंड कितना सुनाई दिया। अभी इन दोनों को भूल जाओ। अगर सिर्फ 100 और 102 होता तो मुझे 1 सेकंड में 2 बीट सुनाई देते ना, मतलब एक कब सुनाई देता? हाफ सेकंड पे और दूसरा 1 सेकंड पे। क्लियर सभी को? वही मैं कर रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, 100 और 99 को अगर मैं एक साथ बजाता तो मुझे 1 बीट सुनाई देता, तो 1 को एक पार्ट में डिवाइड करो तो वो 1 ही होगा ना। सॉरी, मैं एक पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ बीट 1 आया, यहाँ 2 आया था, तो मैंने 2 पार्ट में किया। अब अगर मैं 102 और 99 को बजाता तो मुझे 3 बीट प्रति सेकंड सुनाई देते, 3 बीट्स पर सेकंड। मतलब मुझे कब कब बीट सुनाई देता? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 1/3 पे, 2/3 पे और 3/3 पे, और 3/3 कितना हो जाएगा? 1। क्लियर सभी को ये चीज? अब जब तुमने ये काम कर लिया तो तुम्हें इस साइड अब काउंटिंग करनी, लास्ट कॉलम की।
काउंटिंग करनी है और जो कॉमन टाइम आ रहा है ना उसको एक ही बार काउंट करना है। मतलब तुम देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 बीट्स आए हैं। यहाँ पे हाफ पे 1 पे, ये सिर्फ 1 पे, ये 1/3 2/3 और 1 पे, तो टोटल 6 बीट्स आए हैं। मतलब इन दोनों ने मिलके इस 2 टाइम्स पे बीट क्रिएट किया है। इन दोनों ने मिलके ना, ये टाइम है ना, ये जो कॉलम है ये टाइम का कॉलम है ना। हाफ सेकंड पे 1 सेकंड पे, इसने 1 सेकंड पे, और इन दोनों ने मिलके 1/3 सेकंड 2/3 सेकंड और 1 सेकंड पे। तो होगा क्या, 1 सेकंड पे इन दोनों ने भी क्रिएट किया, 1 सेकंड पे इन दोनों ने भी किया, और 1 सेकंड पे इन दोनों ने भी किया। तो तुम्हें 1 सेकंड पे ना एक ही बीट सुनाई देगा, ये तीनों सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि तीनों एक साथ बज रहे हैं। समझ आया? 1 सेकंड पे इन दोनों का भी बीट सुनाई देगा, इन दोनों का भी देगा और इन दोनों का भी देगा, लेकिन तुम तीनों को अलग अलग थोड़ी सुन पाओगे, वो तो बीट एक साथ बजा ना। तो एक साथ तीनों का मैक्सिमा आया इसका मतलब, तो तुम इन तीनों को एक ही काउंट करोगे। क्लियर? ये जो 3 है इनको तुम एक ही काउंट करोगे, 1 2 और 3। तो इन दोनों को मिला के तुम्हारा एक बीट हो गया, इन तीनों को मिला के। अब हाफ कहीं और है क्या? नहीं। 1/3 कहीं और है क्या? नहीं। 2/3 कहीं और है क्या? नहीं। तो ये सब अपने एक एक बीट अच्छे से सुनाई देंगे, ये भी सुनाई देगा, ये भी सुनाई देगा, ये भी। तो इन तीनों का मिला के एक बीट, और ये दूसरा बीट, ये तीसरा बीट, ये चौथा बीट। इसका मतलब तुम्हें टोटल नंबर ऑफ जो बीट सुनाई देंगे, है ना, जो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड तुम्हें सुनाई देगा वो होंगे 4। ये तुम्हारा आंसर है इस क्वेश्चन का। जब तुम इन तीनों को एक साथ बजाओगे तो तुम्हें 4 बीट्स पर सेकेंड सुनाई देंगे। क्लियर सभी को ये? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। मैं तुम्हें इसमें और कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं सीधा एक एग्जांपल और कराता हूँ ताकि तुम टोटल भावनाओं को समझ जाओ। ठीक है, एक काम करते हैं, इस बार 4 ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं। ठीक है, लेट अस से मैंने एक 200 लिया, एक 201 लिया, एक 204 लिया और एक 206 लिया। चलो ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनके पेयरिंग करूँगा। तो 200 की पेयरिंग 201 के साथ होगी, फिर 200 की पेयरिंग 204 के साथ होगी, फिर 200 की पेयरिंग 206 के साथ होगी। ये 200 के 3 पेयर बन गए। फिर अब 201 की पेयरिंग करो, तो 201 का देखो 200 के साथ तो हो चुका है, तो अब इन दोनों के साथ होगा ना। 200 के साथ तो हो चुका ना, तो दोबारा ये नहीं लिखोगे। 201 का इन दोनों के साथ, 204 के साथ और 201 का 206 के साथ। फिर 204 की पेयरिंग करोगे, तो 204 का पेयरिंग देखो पीछे बाकी दोनों के साथ हो चुका है। 201 के साथ भी हो गया है और 200 के साथ भी हो गया, तो वो किसके साथ होगा? 206 के साथ। अब 206 को पेयरिंग के लिए कोई नहीं बचा, उसका तीनों के साथ हो चुका है। देखो 200 और 206 का हो चुका है, 201 और 206 का भी हो गया, और 204 और 206 का भी हो गया। तो ये तरीका है सबके पेयर बनाने का। क्लियर? अब इनकी पेयरिंग के हिसाब से नंबर ऑफ बीट्स लिखो, है ना। अब इस बार ना मैं तुम्हें नंबर ऑफ बीट्स लिखोगे, क्या लिखोगे अब? नंबर ऑफ बीट्स, है ना। यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ बीट्स। क्लियर? फिर हम लोग टाइम लिखेंगे। बोलो इन दोनों का नंबर ऑफ बीट्स कितना सुनाई देगा? 1, इन दोनों का 4, इन दोनों का 6, इन दोनों का 3, इन दोनों का 5, इन दोनों का 2। अब हम लिखेंगे टाइम कि ये कब कब सुनाई देंगे। तो ध्यान से देखो, है ना, ये 1 को तुम एक ही पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये 1 ही रह जाएगा। क्लियर? फिर 1 सेकेंड को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे, मतलब जब मैं इन दोनों को प्ले करूंगा तो मुझे कब कब सुनाई देंगे बीट्स? 1/4 पे, 2/4 पे, तो 2/4 को मैं हाफ लिखूंगा, फिर 3/4 पे, और फिर 4/4 पे, मतलब 1 पे। क्लियर? जो भी फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करके लिखो, है ना, बाद के लिए मत छोड़ो। 2/4 हाफ लिख दिया मैंने, 4/4 1 लिख दिया। अब 1 सेकेंड को 6 पार्ट में डिवाइड करो, मतलब इन दोनों के बीट्स कब कब सुनाई देंगे? 1/6 पे, 2/6 मतलब 1/3, 3/6 मतलब 1/2, 4/6 मतलब 2/3, 5/6 और 6/6 मतलब 1। फिर इन दोनों के बोलो 3 बीट्स हैं, तो 1/3, 2/3 और 3/3। 5 का है ना, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। 2 का हाफ 1। अब इनमें से कॉमन वाले निकाल डालो पहले। मान लो मैं ब्लू से कलर कर रहा हूँ 1 वाले को, तो ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, तो ये 1 का एक बीट काउंट हो जाएगा ना। एक बीट ले लो, 1 आ गया। अब 1/4 और कहीं है क्या? कहीं नहीं है, तो 1/4 अकेला रहेगा। जो कॉमन वाले हैं वो निकालो।
हाफ है, हाफ कहाँ कहाँ पर है देखो, हाफ ये है, हाफ ये है, हाफ और कहीं पे हाफ है क्या, हाँ ये भी है हाफ, देखो। तो इन तीनों का मिला के फिर एक बीट और आएगा बस। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक साथ बजेंगे ना तो तुम्हें ये तो एक ही बार सुनाई देगा, तीनों अलग अलग थोड़ी सुनाई दे पाएंगे। ये भी हाफ सेकंड पे, ये भी हाफ सेकंड पे, ये भी हाफ सेकंड पे, तुम एक ही बार सुन पाओगे उसको। क्लियर? फिर 3/4, 3/4 और कहीं है क्या? नहीं, 3/4 का पेयर नहीं बनेगा, 1/6 का भी नहीं बनेगा, बट 1/3 का बन रहा है, देखो है ना, ये 1/3 है और ये 1/3 है ना। और भी कहीं 1/3 है क्या? नहीं, 1/3 बस इतना ही है। क्लियर? तो 1/3 का भी फिर एक बीट और बन गया। क्लियर? अब 2/3 भी एक से ज़्यादा बार है ना। 2/3 यहाँ पे है, 2/3 यहाँ पर है, और भी कहीं है क्या 2/3? नहीं, और कहीं नहीं है 2/3। तो इन सब का भी एक बीट और बनेगा। क्लियर? अब बाकी सबका कोई पेयर अवेलेबल नहीं है, तुम ध्यान से देखो, है ना। 1 को मैं काउंट करना भूल गया, ये वाला 1 है ना, ये ऑलरेडी काउंट हो गया। ठीक है, तो एक 1 सारे हो गए। फिर हाफ कितने हुए? 3, तो उसका एक आ गया। 1/3 2 हुए, उसका एक आ गया। 2/3 2 हुए, उसका एक आ गया। बट बाकी किसी का कोई पेयर नहीं, तो ये बाकी सारे तुम्हें सुनाई देंगे, है ना। ये सब के सब तुम्हें सुनाई देने वाले हैं, है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये 8 तुम्हें सुनाई देंगे प्लस वो 4, तो टोटल बीट्स कितने हो गए? 12 मेरा आंसर है। नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड मुझे सुनाई देंगे 12। बाकी जो कॉमन थे वो सब मिला के टोटल 4 हुए, और बाकी ये सब मुझे अकेले अकेले सुनाई देने वाले हैं ना, जिनको मैंने सर्कल नहीं किया। ठीक है, मतलब 1/5 किसी दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कहते हैं ना, ओवरलैप नहीं करेगा, एक के ऊपर एक नहीं चढ़ेंगे। वो जो एक के ऊपर एक चढ़ेंगे वो एक ही बार काउंट होंगे। वो सब कौन कौन से थे वो मैंने अलग अलग कलर से किया सर्कल, उन सब का मिला के टोटल 4 आया था, है ना। 1 वाला सब एक साथ, हाफ वाला सब एक साथ, 2/3 वाला सब एक साथ, और 1/3 वाले एक साथ, तो ये 4 आए थे। बाकी सब अपने अपने एक एक थे, तो वो पूरे मुझे एक एक सुनाई देंगे। 8 टोटल नंबर ऑफ बीट्स 12। समझ आ गया सभी को ये? तो इस टाइप से तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं, सबका पेयर बनाओगे और 1 सेकेंड को पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दोगे। क्लियर? तो बीट्स की ये कहानी है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग कहानी देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत। और शानदार लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा वेबसाइट advaitachievers.com पे विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है अद्वैत अचीवर्स, और हमारे गूगल प्ले ऐप का भी नाम है अद्वैत अचीवर्स। विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।